शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत द्वारा निम्न में से किस किरण का सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा किस किरण का? ऑप्शन है आपके अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट सी। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि अभी पिछले 4 दिन पहले 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया और उसी को ध्यान में रखकर हमने ओजोन परत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनको समझने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये जो डेट है आपके एग्जाम के आसपास का है, इसी वजह से ये प्रश्न और भी आपके लिए प्रासंगिक बन जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण तो किया जाता है, लेकिन यहां पे सवाल यह है कि किस पराबैंगनी किरण का? अल्ट्रावायलेट ए का कि बी का कि सी का? तो मैं पहले आपको आंसर बता दूं, अल्ट्रावायलेट सी जो है इसका अवशोषण ओजोन परत के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। और यही पे एक फैक्ट और यह भी याद कर लीजिएगा कि सर्वाधिक हानिकारक, ठीक है, सर्वाधिक हानिकारक कौन सी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है? तो सर्वाधिक हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो अल्ट्रावायलेट सी होती है। कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट सी। अब इस प्रश्न से रिलेटेड 2 फैक्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज की ओजोन परत के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, और दूसरी चीज के पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं इसको समझना बेहद आवश्यक है। तो थोड़ा सा प्रश्न को और मैं कॉन्सेप्ट तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, बस केवल मेरी बातें कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यह ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सब में गमन कर सकती है, सब में इनका संचरण हो सकता है। और ऐसी किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। तो पराबैंगनी किरणें भी एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या इनको हम अयांत्रिक तरंगों के नाम से भी जान सकते हैं। थोड़ा सा इनके ए बी सी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, हमारे जो है वायुमंडल में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य, यानी कि सन। सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकली, यानी कि पराबैंगनी किरणें निकली, और यहां पे आपका क्या है? पृथ्वी। यहां पे है हमारा क्या? पृथ्वी। और पृथ्वी पे अब ये देखना है कि कौन सी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा नहीं पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी तरंग की जो आवृत्ति होती है वह उसके तरंग दैर्घ्य के क्या होती है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। और किसी भी तरंग की अगर आवृत्ति कम होगी तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा। और अगर हम आवृत्ति को ऊर्जा समझें, यानी कि उसको एनर्जी से हम रिलेट करें, एनर्जी से उसको समझें, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपकी जो यूवीसी है, यूवीसी जो है, यूवीसी की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है? 100 से लेके 290। और अगर आप यूवीबी की देखेंगे तो 290 से लेके कितना होता है? 320। और अगर आप यूवीए का देखेंगे तो कितना है? 320 से लेके 400। तो यहां पे तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है? तरंग दैर्घ्य आपकी यूवीए किरणों की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर तरंग दैर्घ्य इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी? इनमें सबसे कम होगी। इसमें इनकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम होगी। और अगर आवृत्ति कम है तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी, उसमें ऊर्जा भी क्या होगा? कम होगा। और ठीक इसी का विपरीत अगर हम करें, अल्ट्रावायलेट सी की अगर हम बात करें, पराबैंगनी सी की बात करें, तो यहां पे आप देखेंगे कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। और इसकी तरंग दैर्घ्य अगर सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। यानी कि यूवीसी जो है यह सर्वाधिक ऊर्जा अपने पास रखती है। और अगर यह पृथ्वी पर पहुंचेगी तो मानव सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को यह क्या पहुंचाएगी? हानि पहुंचाएगी।
ये चीज आप समझ लीजिए कि इन यूवीबी, यूवीसी, यूवीए में सर्वाधिक हानिकारक हमारे शरीर के लिए कौन सी होती है? यूवीसी। लेकिन ये प्रकृति की जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रकृति का हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि इस यूवीसी को यानी कि पराबैंगनी किरणें सी को ओजोन परत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। यूवीसी को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के ओजोन मंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कुछ मात्रा में यूवीए और यूवीबी जो होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको पता हो जानी चाहिए कि सारी किरणों को ओजोन परत अवशोषित नहीं करता है। पहली चीज, इनमें से यूवीए और यूवीबी जो होती हैं यह पृथ्वी पर आती हैं और जैसे कि कुछ त्वचा रोग होते हैं, हमारे आंखों के कलर में जो थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, जो स्किन डिजीज होती हैं, उनको जन्म देता है। लेकिन यूवीसी जैसा कि हमने बताया कि सर्वाधिक हानिकारक होती है, तो इस वजह से यूवीसी जो है, क्योंकि हमने बताया कि इसकी आवृत्ति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, लेकिन इसको ओजोन मंडल के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु जो होते हैं इसके हानिकारक प्रभावों से उनको सुरक्षा मिल जाती है। ये रही बात आपके पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणों के बाद अगर मैं ओजोन परत की बात करूं, तो ओजोन परत से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, ओजोन परत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज तो ये कि ओजोन क्या होता है? तो ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं आपस में, तो क्या बनता है? आपके ओजोन का निर्माण होता है। और ओजोन जो परत पाई जाती है वह पृथ्वी आपके वायुमंडल के किस परत में होती है? तो याद रखिएगा ये 2 मंडल में होती है। पहला जो है क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में भी इनकी उपस्थिति होती है, और समताप मंडल में भी इसकी उपस्थिति होती है। किसकी? ओजोन परत की। याद रखिएगा, समताप मंडल के साथ साथ क्षोभ मंडल में भी इसकी उपस्थिति होती है, लेकिन क्षोभ मंडल में इनका परसेंटेज वैल्यू बहुत कम, यानी कि लगभग 10% होता है, जबकि लगभग 90% कहां पे पाई जाती हैं? ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो ओजोन परत हम क्या बोलेंगे? ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में है? समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, और यही समताप मंडल जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। किस पराबैंगनी किरणों को? यूवीसी को, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है? सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूं, तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वह हमारे लिए हानिकारक होती है। हर एक पॉइंट के अगर हर एक चीज को समझना है तो उसके 2 आपके नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो ओजोन जो है समताप मंडल में है तो ये क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही यह क्षोभ मंडल में आती है ये हमारे लिए बहुत बैड इंपैक्ट डालती है। यह एक हानिकारक प्रदूषक गैस होती है। कौन सी? ओजोन। तो क्षोभ मंडल में यह हानिकारक होती है, लेकिन समताप मंडल में क्या होती है? हमारे लिए लाभदायक होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस न रहे तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को एक कंबल की भांति जो है लपेटे हुए है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाए तो पृथ्वी का टेंपरेचर हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस में रहेगा और यहां पे जीवन संभव नहीं हो सकेगा। तो जीवन संभव है उसके लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर एक प्रश्न के हर एक जो आपके पॉइंट के 2 नजरिए होते हैं, उनको सोचने और समझने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे ओजोन परत की, तो ओजोन परत की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है चार्ल्स कैबे। ठीक है, चार्ल्स कैबे, और एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम है बुनास।
चार्ल्स कैबे और बुनास नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन परत की खोज किया था। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पे है, तो लगभग 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पे होता है? 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक जो होता है ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इसको मापने की इकाई होती है जिसे कहा जाता है आपका डाप्सन। क्या बोलते हैं? डाप्सन। डाप्सन जो होता है यह ओजोन परत की मोटाई मापने का क्या होता है? मात्रक होता है। और याद रखिएगा, डाप्सन की अगर हम बात करें तो एक डाप्सन में 0.1 जो होता है मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है आपका? एक डाप्सन होता है। सॉरी, 0.01 mm बराबर क्या होता है? एक डाप्सन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो याद रखिएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ गैसें हैं, जैसे कि मैं पहला गैस का जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है CFC। कौन है आपका? CFC। CFC जो है यह ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। CFC जो है इसके द्वारा ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाई जाती है। अगर मैं CFC की बात करूं तो इसमें C क्या है? इसमें C क्लोरीन है। इसमें F क्या है? इसमें F फ्लोरीन है। और C फॉर क्या है आपका? कार्बन। यानी कि आपके क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना होता है कौन सी गैस? CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। CFC के अगर मैं बात करूं कि इनमें सर्वाधिक कौन हानि पहुंचाता है, तो याद रख लीजिएगा कि इनमें सर्वाधिक हानि जो है यह क्लोरीन के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्लोरीन का जो एक परमाणु होता है वह ओजोन परत के 1000 परमाणुओं को विखंडित करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। इतना हानिकारक होता है कौन? आपका क्लोरीन। तो आप CFC को याद कर सकते हैं। CFC के बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, कुछ हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस भी जो होते हैं ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करता है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर ओजोन परत के क्षरण को रोकना है तो इसके लिए वैश्विक बिरादरी को कुछ करना पड़ेगा। तो वैश्विक बिरादरियों के लिए जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए समय समय पर जो है कुछ कन्वेंशन किए गए, कुछ बैठक किए गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, यह किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगर नेक्स्ट बात करें तो एक संरक्षण होता है जिसे कहा जाता है किगाली समझौता, ठीक है। किगाली समझौता जो किया गया था यह भी किससे संबंधित है? यह भी ओजोन परत से संबंधित होता है। कौन सा? किगाली समझौता। अगर मैं बात करूं, एक और हुआ था वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना कन्वेंशन जो है यह भी किससे संबंधित है? यह भी ओजोन परत से संबंधित है। और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतनी बातें जो हैं आप ओजोन से संबंधित और पराबैंगनी किरणों से संबंधित जो है याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा आपका UVC। कौन सा हो जाएगा? UVC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में स्थित कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29, 26, 14 और 6। तो याद रखिएगा, मनुष्य के कपाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29, यानी कि 29 आपकी अस्थियां पाई जाती हैं पूरे स्कल में। अगर मैं मनुष्य के पूरे हड्डियों की बात करूं, पूरे अस्थियों की बात करूं, तो आप जानते हैं मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? टोटल 206। कितनी पाई जाती हैं? 206। थोड़ा सा 206 अस्थियों को मैं जो है बताने जा रहा हूं। पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं पूरे जो आपके 206 अस्थियां हैं उनको मैं काउंट कराने जा रहा हूं कि 206 अस्थियां कहां कहां पाई जाती हैं। एक्चुअल में पूरा 206 अस्थियों के बारे में अगर अध्ययन करना है तो मानव के स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला भाग होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा भाग होता है आपका एपेंडिक्यूलर, दूसरा भाग होता है एपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। ध्यान से समझेंगे, इसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र और इसे कहा जाता है अनुबंधी कंकाल तंत्र। अक्ष का मतलब क्या होता है? कोई लंबवत लाइन। तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा समझने का प्रयास करिएगा। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये जो अगर मैं इस कंकाल की बात करूं तो इस कंकाल में अगर मैं एक लंबवत ऐसे लाइनिंग कर दूं, ऐसे लंबवत लाइनिंग कर दूं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्सिस है, एक प्रकार का अक्ष है, और इस अक्ष पर आने वाली जितनी भी अस्थियां होंगी, सारी की सारी अस्थियां जो हैं वह अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएंगी। आप यहां पे देख सकते हैं मनुष्य का जो स्कल है, स्कल यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी है वो क्या है? एक प्रकार की एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आती है। मनुष्य का ये जो आपका वक्ष गुहा है यह किसके अंतर्गत आ रहा है? एक प्रकार के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ये आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कशेरुक दंड कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये भी आपके अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं। ध्यान समझिएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कपाल आ रहा है पूरा, ठीक है, कपाल यानी कि आपका स्कल आ रहा है। इसके बाद हमने बताया है कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड आ रहा है, और इसके बाद हमने आपको बताया है रिब्स, ठीक है, पसलियां, उनको क्या कहा जाता है? पसलियां, या इसे कहा जाता है रिब्स। क्या बोलते हैं इसको? रिब्स कहा जाता है। और पसलियों को जोड़ने के लिए एक स्टर्नम पाया जाता है, बीच की अस्थि पाई जाती है। फिगर में समझते हैं, देखिएगा, ये जो आपकी पसलियां आ रही हैं, रिब्स आ रही हैं, ये रिब्स जो है बीच में एक संरचना से जुड़ी हुई हैं। इस संरचना को कहा जाता है स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम। और हिंदी में इसे कहा जाता है उरोस्थि। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में कहा जाता है उरोस्थि। तो उरोस्थ की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। पसलियों की संख्या होती है 24 यानी कि 24, 12 लेफ्ट से, 12 राइट से। अगर मैं कशेरुक दंड की बात करूंगा, वर्टिब्रल कॉलम की, तो टोटल अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 26 होती है। और अगर मैं कपाल की बात करूंगा तो कितनी होती है? 29। और अगर आप जोड़ेंगे तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी अस्थियां आ जाएंगी? टोटल 80 अस्थियां आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 80। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कपाल में कितनी पाई जाती हैं, या पसलियों में कितनी पाई जाती हैं। अगर एपेंडिकुलर की मैं बात करूं, एपेंडिकुलर की बात करूं, तो अनुबंधी का मतलब यह होता है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से लगे हुए कंकाल को कहा जाता है आपका एपेंडिकुलर। ध्यान से समझेंगे, इससे लगा हुआ कौन सा पार्ट है? तो इससे लगा हुआ पार्ट कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, ये आपका ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा जो है, ये वाला और इधर वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? एपेंडिकुलर के अंतर्गत आएगा। इधर वाला हिस्सा और ये पैर वाला हिस्सा, ये क्या है आपका? ये आपका एपेंडिकुलर के अंतर्गत आएगा। यानी कि सीधे तौर पे बात करें तो एक्सियल से लगी हुई संरचना क्या कहलाती है? आपका एपेंडिकुलर। और एपेंडिकुलर के अंतर्गत आपके हाथ और पैर की अस्थियां आती हैं और मेखलाएं आती हैं। मेखला का मतलब होता है गर्डिल्स। क्या होता है? गर्डिल्स। आपके हाथों को जोड़ने वाली जो आपकी अस्थियां होती हैं उन्हें कहा जाता है अंश मेखला, इसे कहा जाता है अंश मेखला। और आपके पैरों को जोड़ने वाली जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है बेसिकली श्रोणि मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणि मेखला। तो गर्डिल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पेक्टोरल गर्डिल्स और दूसरा होता है आपका पेल्विक गर्डिल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अस्थियों की संख्या देख लेते हैं कि इसमें अस्थियां कितनी पाई जाती हैं। तो अगर मैं एपेंडिकुलर की बात करूं, कि एपेंडिकुलर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, एपेंडिकुलर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो आप यहां पे देख के बता सकते हैं। देखिएगा, एपेंडिकुलर के अंतर्गत कौन कौन सी अस्थियां आती हैं? हमने कहा कि हाथ की, उसके बाद पैर की, और उसके बाद क्या आती हैं? मेखला। ठीक है, आपके हाथों में टोटल अस्थियां पाई जाती हैं 60, आपके पैरों में टोटल अस्थियां पाई जाती हैं 60, और मेखलाओं की अगर मैं बात करूंगा तो मेखलाएं पाई जाती हैं 6। कितनी पाई जाती हैं आपकी? 6।
तो आपका 60 कितना हो गया 120 और 6 कितना हो गया 126, कितना हो गया 126 और 126 और 80 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 206, कितना हो जाएगा 206। तो ये कम से कम मोटा आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हाथों और पैरों में और कशेरुकदंड में, कपाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं मानव के शरीर में। कभी कभी यहां से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाथों में तो ठीक है, तो हाथों की अस्थियों को गिनना थोड़ा सा शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया ह्यूमरस, क्या हो गया ह्यूमरस। ये है यहां पे 2 अस्थियां पाई जाती हैं, रेडियस अल्ना, क्या बोला जाता है इसको रेडियस अल्ना। ये जो होता है इसको कहा जाता है कार्पसल्स, क्या बोलते हैं कार्पसल्स। इधर वाली आपका है आपका मेटाकार्पस, क्या बोलते हैं मेटाकार्पस। और ये अंगुलियों में पाई जाने वाली जो होती हैं इनको कहा जाता है फेलेंजीज, क्या बोलते हैं फेलेंजीज। तो आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स और उसके बाद फेलेंजीज, ये हाथ की हो गई, ठीक है। अगर मैं पैरों की बात करूंगा तो पैरों में होता है फीमर, फीमर के नीचे जाएंगे तो घुटने वाली जो होती है उसको कहा जाता है पटेला, और पटेला के बाद नीचे जाएंगे तो टीबियो और फ्यूबुला पाया जाएगा। टीबियो फ्यूबुला के बाद क्या होता है टार्सल्स, टार्सल्स के बाद क्या होता है मेटाटार्सल्स, ठीक है। समझ लीजिए फिगर के भी माध्यम से, फिगर के भी माध्यम से इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ध्यान समझिएगा। हमने क्या बोला है आपका, ये जो अस्थि है ये क्या है आपका ह्यूमरस, ये क्या है आपका रेडियस, ये क्या है आपका अल्ना, यहां पे क्या है आपका कार्पस, कार्पस के बाद यहां पे मेटाकार्पस, ये क्या है मूलियों में पाई जाने वाली फेलेंजीज, ठीक है। अगर पैरों की मैं बात करूंगा तो ये क्या हो गया फीमर, क्या हो गया फीमर। फीमर के बाद यहां पे क्या हो गया पटेला, पटेला के बाद यहां पे टीबियो और क्या हो गया फिबुला, और इसके बाद बात करेंगे तो यहां पे क्या है टार्सल्स, और टार्सल्स के बाद क्या हो जाएगा आपका मेटाटार्सल्स, और यहां पे कौन सी हो जाएंगी फेलेंजीज। तो ये स्थिति को भी आप याद रख सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं कि कौन सी अस्थियां कहां पे पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 29, यानी कि 29। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है, किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा एसटीएच जो हार्मोन्स होता है जिसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है, जिसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है, ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स जो है इसे वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि चाहे बच्चों की बात करें चाहे वयस्कों की मैं बात करूं, उनके लंबाई में जो परिवर्तन होता है यह एसटीएच हार्मोन्स की वजह से होता है। और याद रखिएगा एसटीएच हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है, तो मानव शरीर की पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को एसटीएच हार्मोन्स या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। सोमैटोट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की या एसटीएच हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए, ध्यान समझेंगे, अगर एसटीएच हार्मोन्स की कमी हो जाए, मैं बात कर रहा हूं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की, तो अगर मान लीजिए सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी हो जाए तो बच्चों में जो रोग हो जाता है उसे कहा जाता है डॉर्फिज्म, उसको कहा जाता है डॉर्फिज्म। इसमें बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ पाती और बच्चा बौना रह जाता है, इसे डॉर्फिज्म या बौनापन नामक रोग भी कहा जाता है। और अगर इसकी कमी वयस्कों में हो जाए तो रोग हो जाता है साइमंड्स। कौन सा रोग हो जाता है साइमंड्स, और साइमंड्स नामक रोग में वयस्क जो है यह समय से पहले हो जाएगा बूढ़ा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता हो जाए, ठीक है, अधिकता हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो जहां पे बच्चे की लंबाई घट रही थी जब कमी हो रही थी तो यहां पे लंबाई बढ़ जाएगी, इसे कहा जाता है महाकायता या इसे कहा जाता है गिग्नैटिज्म। और इस रोग में बच्चे की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाएगी। और जबकि अगर वयस्कों में इसकी अधिकता हो जाएगी तो रोग हो जाता है एक्रोमिगेली। कौन सा रोग हो जाता है एक्रोमिगेली। और इस रोग में व्यक्ति जो है
उसके शरीर पर वसा का अनियमित जमा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वह गोरिल्ला की भांति दिखाई देने लगता है। किसकी भांति? गोरिल्ला की भांति दिखाई देने लगता है। तो यह कुछ रोग हैं एसटीएच हार्मोन से संबंधित, उनको भी याद रखेंगे। और ये कहां से स्रावित होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि पाई कहां पे जाती है? तो पाई जाती है यह मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहां पे पाई जाती है? तो मस्तिष्क में एक सेल टार्सिका नामक गड्ढा होता है, उसी में पाई जाती है। वजन कितना होता है पीयूष ग्रंथि का? तो याद रखिएगा लगभग 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 0.6 ग्राम का ये पीयूष ग्रंथि है। और इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो मानव शरीर में अवांछनीय परिवर्तन लाने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं पीयूष ग्रंथ से, तो याद रखिएगा टीएसएच हार्मोन्स भी निकलता है। और अगर मैं बात करूं तो एसीटीएच हार्मोन्स निकलता है। और अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। और अगर मैं बात करूं तो एडीएच हार्मोन्स निकलता है। तो ये सारे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, यानी कि मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है उससे स्रावित होता है। और ये हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा एसटीएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आगे कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आज प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसके लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डाल रहे होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है शैवालों के कारण। किसके कारण? शैवालों के कारण। आप याद रखिएगा शैवाल जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि शैवाल केवल हरे ही रंग के होते हैं, शैवाल कई रंगों के हो सकते हैं। और उसी में एक शैवाल है जिसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक प्रकार का शैवाल है। और इस शैवाल की ये विशेषता है कि यह लाल रंग का होता है। चूंकि ये लाल सागर में अधिक पाया जाता है, इसी वजह से इस लाल सागर का नाम कैसा है? लाल है। ठीक है, याद रखिएगा ये शैवालों के कारण होता है। अगर मैं और शैवालों की विशेषताओं के बारे में बात करूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इसी वजह से स्वपोषी होते हैं। कुछ और शैवाल जो आपको याद रखने चाहिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं लेमिनेरिया की, ठीक है, लेमिनेरिया की बात करूं तो लेमिनेरिया एक प्रकार का भूरा शैवाल होता है। लेमिनेरिया एक प्रकार का भूरा शैवाल होता है जिससे प्राप्त किया जाता है आयोडीन। कौन सा? आयोडीन प्राप्त किया जाता है लेमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से। भूरे शब्द को भी याद रखेंगे और इस शैवाल के नाम को भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों बना हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्या नाम होता है? क्लोरेला। क्लोरेला की यह विशेषता है कि इसको अंतरिक्ष यात्री, इतनी इंपॉर्टेंस होती है इसकी कि इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं। साथ इस वजह से लेके जाते हैं क्योंकि क्लोरेला एक प्रोटीन का बहुत बड़ी मात्रा में एक सोर्स देता है। और दूसरा, यह जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उन पे आसानी से ग्रो करके आपके उस अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन को क्या करता है? मेंटेन करता है। इस वजह से क्लोरेला को भी क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्री लेके जाते हैं। तो क्लोरेला को याद रखेंगे, लेमिनेरिया को याद रखेंगे, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम को याद रखेंगे और याद रख सकते हैं कौन सा? नॉस्टॉक एनाबीना। ठीक है, नॉस्टॉक एनाबीना एक प्रकार का शैवाल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। और अगर मैं बात करूं और कुछ शैवालों के, तो
एक शैवाल है जिसका नाम होता है अल्वा। क्या नाम होता है? अल्वा। अल्वा नामक जो शैवाल होता है यह भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले शैवाल का नाम क्या है? अल्वा। तो इसको भी आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है लाइकोपेन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, कैप्सेसिन। ठीक है, तीक्ष्णता का मतलब क्या होता है? उसका तीखापन, उसके तीखेपन का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन जो होता है वह मिर्च की चरपराहट का या तीखापन का या तीक्ष्णता का क्या होता है? कारक होता है। अगर मैं कैप्सेसिन की बात करूं तो आपको कैप्सेसिन से कैप्सेथिन को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एक होता है कैप्सेसिन और एक होता है कैप्सेथिन। कैप्सेथिन के कारण जो मिर्च होता है वह दिखता है किस कलर का? लाल कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? लाल कलर का दिखता है। अगर मैं बात करूं टमाटर की तो टमाटर लाल इस वजह से होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या? लाइकोपेन। अगर मैं चुकंदर की बात करूं तो चुकंदर जो होता है यह बीटानीन के कारण, ठीक है, बीटानीन के कारण जो होता है आपका दिखाई देता है। अगर मैं गाजर की बात करूं, गाजर की, तो गाजर जो है यह नारंगी दिखता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण दिखता है नारंगी। लेकिन क्वेश्चन अगर बदल दे कि गाजर किस कारण से लाल दिखता है तो याद रखिएगा गाजर लाल दिखता है। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण जो गाजर होता है वह कैसा दिखता है? वह लाल कलर के दिखता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, कैरोटीन और एंथोसाइनिन में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैरोटीन और एंथोसाइनिन में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आलू होता है, आलू का हरापन, ठीक है, जो है ये सेलोनीन के कारण होता है। ठीक है, सेलोनीन के कारण जो होता है आलू का रंग जो होता है यह आपका हरा होता है। अगर मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी की पीलेपन का, तो कुरकुमीन, ठीक है, कुरकुमीन जो होता है इसके कारण हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होगा। इतना आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में मदद करता है? पहला ऑप्शन है आपका HNO3, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में मदद करता है? याद रखिएगा भोजन के पाचन में HCl मदद करता है। कौन मदद करता है? HCl। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहां से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करूं, मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका जो हिस्सा है इसे कहा जाता है अमाशय, जिसमें भोजन सर्वाधिक देर तक स्थित रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अमाशय। तो अमाशय की आक्सिंटिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स होता है इसका नाम होता है HCl, और HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। ये इतना प्रबल अम्ल होता है कि अगर इसको HNO3 के साथ मिला दिया जाए तो यह एक प्रकार का अम्लराज का निर्माण करता है, जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं, और यह सोने जैसे, लोहे जैसे धातु को भी आसानी से क्या कर सकती है? गला सकती है। इतना आपका प्रबल अम्ल होता है। तो क्या हम भोजन ग्रहण करेंगे उसको नहीं गलाएगा? उसको भी गलाता है। तो क्या ये अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमारी अमाशय की दीवारें इस HCl के प्रभाव से सुरक्षित इस वजह से रहती हैं क्योंकि हमारे अमाशय की दीवारों से एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है यह HCl के हानिकारक प्रभावों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। HCl की परत जो है, म्यूसिन की परत जो है इसकी आपकी दीवारों पे क्या होता है? पहले से इकट्ठा हो जाती है, और जब HCl स्रावित होता है तो उसके हानिकारक प्रभावों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हमारे अमाशय की आक्सिंटिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाले अम्ल को HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है।
अमाशय की अगर और हम बात करें, ठीक है, अगर अमाशय की और बात करें तो अमाशय लगभग ये जो थैली नुमा संरचना है ये लगभग 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर जो होती है लंबी थैली होती है। और अमाशय के विषय में 2 फैक्ट और याद रखिएगा, 3 फैक्ट याद रखिएगा कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है, फैट के पाचन की शुरुआत होती है, वसा का पाचन इसी अमाशय से शुरुआत होती है। लेकिन यहीं पे याद रख लीजिएगा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का कोई भी पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट की पाचन कहां पे शुरुआत होती है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी से होती है। और कार्बोहाइड्रेट को यहां पे पचाता कौन है? तो हमने आपको बताया है कि यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। और टाइलिन नामक एंजाइम जो है इस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और इस कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, अमाशय से जुड़ी हुई। आगे चलने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि हमारे यहां यूपीपीसीएस का जो बैच है वो आरंभ हो चुका है और काफी सफलतम रूप से वो जो है चल भी रहा है, रनिंग प्रोसेस में है। अगर किसी भी व्यक्ति को उसमें एडमिशन प्रोसेस जानना है या उससे जुड़ना है तो इस संबंधित जानकारी को एक मैं नंबर बता रहा हूं, इस नंबर के माध्यम से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर है आपका 9005815849 और इस नंबर पे आपको यूपीपीसीएस एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। याद रहे कि अगर आप यूपीपीसीएस एंट्री लिखते हैं तो उसको आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे और जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हैं हमारी जो टेक्निकल टीम है आपसे संपर्क करके उस एडमिशन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में आपको सूचना प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो इससे आप जुड़कर जो है यूपीपीसीएस ही नहीं आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए जीएस की एक बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ जो है जुड़कर अपनी तैयारी को एक नए नजरिए के साथ जो है सफल हो सकते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियो एक्टिव, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो ट्यूमर की पहचान करता है? पहला ऑप्शन है आर्सेनिक 74, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट 60, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस 32 या चौथा ऑप्शन है आपका क्या? आपका है आयोडीन 131। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्यूमर का पता लगाता है? पहले मैं आपको आंसर बता दूं, आर्सेनिक 74 जो होता है, आर्सेनिक 74 यह ट्यूमर के पहचान हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा समस्थानिकों से संबंधित बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे कोई भी परमाणुओं का समूह या ऐसे कोई भी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहते हैं। और इन समस्थानिकों का उपयोग जो है दैनिक जीवन में कई जगहों पे किया जाता है। जैसे कि आपने देखा आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है किसके पहचान में? ट्यूमर के पहचान में, ठीक है। अगर मैं कोबाल्ट 60 की बात करूं, कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, ठीक है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर मैं फास्फोरस 23 की बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर फास्फोरस 23 रहे, 32 नहीं, अगर फास्फोरस अगर 23 रहे तो फास्फोरस 23 का जो प्रयोग किया जाता है वह रक्त विकार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाए तो यह रक्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त विकार का मतलब है कि जैसे ल्यूकेमिया, ठीक है, जैसे कि क्या? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? बेसिकली रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ल्यूकेमिया नामक रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? हमारे शरीर में बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ल्यूकेमिया नामक रोग में हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है और इसी ल्यूकेमिया को कहा जाता है रक्त कैंसर। अगर आयोडीन 131 की बात करूं तो यह थायराइड, ठीक है, हमारे गले में पाई जाती है। कौन सी?
थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और उस थायराइड ग्रंथि में अगर कोई भी दोष होता है तो उसके उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है समस्थानिक यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का भी प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? परमाणु भट्ठी में। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में किया जाता है। अगर मैं बात करूं कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में, ठीक है, किसमें प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग में। और कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो पुराने जीवाश्म हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन 14 आपका, ये आपके आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 23, आयोडीन 131, यूरेनियम 235, इनको आप याद रखना है, ये कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट नियंत्रण इकाई में, रिमोट नियंत्रण इकाई में प्रयोग किया जाता है किस प्रकार की तरंगों का? पहला है ऑप्शन रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है अवरक्त तरंगों, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगों का, चौथा ऑप्शन है आपका ए व बी, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? ए और बी। याद रखिएगा पुराने समय में आप देखते होंगे कि आप टीवी संचालन के लिए जिस रिमोट का प्रयोग करते थे वो आप सीधे बैठ के करते थे, यानी कि टीवी अगर आपके फ्रंट में है तो आप सीधे ले जाके रिमोट को प्रेस करते थे, उसके बाद चैनल क्या होता था? बदलता था। लेकिन आज के समय में जो रिमोट आ रहे हैं उसको कमरे में बैठ के आप किसी भी आप हिस्से से, किसी भी दीवार से आप मूव करा के अगर प्रेस कर दीजिए तो चैनल क्या होता है? आपका बदल जाता है। इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि पहले के समय में जो आपका रिमोट होता था उसमें अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता था, और आज के समय में जो रिमोट में प्रयोग किया जा रहा है उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? रेडियो तरंगों का। तो इस बात को याद रखेंगे कि रेडियो तरंगों और अवरक्त तरंगों, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रिमोट नियंत्रण इकाई के रूप में। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि अवरक्त किरणों और रेडियो तरंगों, इन दोनों का उपयोग किया जाता है रिमोट नियंत्रण इकाई के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संवहन द्वारा उष्मा का संचरण किया जाता है, किसमें किया जाता है? ठोस द्रव में किया जाएगा, ठोस और निर्वात में किया जाएगा, गैस और द्रव में किया जाएगा, कि निर्वात एवं गैस में किया जाएगा? यहां पे है संवहन। संवहन के द्वारा उष्मा का संचरण जो है किया जाता है किसमें? चाहे गैस द्रव में या ठोस या निर्वात में या ठोस के द्रव में। तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चूज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गैस एवं द्रव में। किसमें होगा? गैस एवं द्रव में संवहन विधि से उष्मा का संचरण किया जा सकता है। उष्मा का संचरण सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो 3 विधियों से होता है। पहली विधि को कहा जाता है चालन विधि, दूसरी विधि को कहा जाता है संवहन विधि, और तीसरी विधि को कहा जाता है विकिरण। ठीक है, तीसरी विधि को क्या कहा जाता है? विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, इन 3 विधियों से उष्मा का संचरण होता है। अगर मैं चालन की बात करूं, अगर चालन की मैं बात करूं तो चालन विधि से उष्मा का संचरण ठोसों में होता है। किसमें होता है? सॉलिड। अगर आप मान लीजिए कोई छड़ है, ठीक है, कोई छड़ है और इस छड़ को आप एक हिस्से को क्या करें? गर्म करें। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर एक हिस्से को आप गर्म करेंगे तो ये जो छड़ है वो क्या है आपके? ये अणुओं और किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। तो इस छड़ में उष्मा का संचरण कैसे होता है? यहां से एनर्जी हीट गई होगी इस आपके अणु के पास। ये जब अणु जो है संतृप्त हो गया होगा तो यह एनर्जी पास आउट कर देता है किसमें? बगल वाले के पास। जब ये संतृप्त हो जाएगा तो ये बगल वाले के पास, फिर ये क्या करेगा? बगल वाले के पास, और इस तरीके से पूरी छड़ क्या होती है आपकी? गर्म हो जाती है। तो यहां पे एक चीज यहां पे और फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या? कि चालन विधि से जो ठोस में एनर्जी का गमन होता है इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और पूरी छड़ या पूरा ठोस क्या हो जाता है? हमारा गर्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चालन विधि में अणु क्या अपना स्थान छोड़ते हैं? तो अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। बिना स्थान छोड़े जो है ठोसों में एनर्जी का गमन हो जाए तो उस विधि को कहा जाता है चालन विधि। उस विधि को क्या बोलते हैं? चालन विधि। याद रखिएगा, जैसे कि हमने बताया कि छड़ को गर्म होना, ये क्या है? चालन विधि का। संवहन की बात करूं तो संवहन जो है ये द्रव में
और गैसों में यह सामान्य अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव में और गैसों में। द्रव और गैसों में जो है उष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। जैसे अगर किसी पात्र में लेके आप जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो जब पानी को आप गर्म करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि जब यहां से हीट गई होगी तो यहां की जो आपका अणु होगा यह संतृप्त होकर ये ऊपर चला गया होगा, ठीक है। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला अणु क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद ये संतृप्त होकर पुनः क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। अब यहां पे जो पाया जाने वाला अणु होगा ये क्या होगा? नीचे हो गया। इस तरीके से आपका पूरा जो पानी होगा उस पात्र में रखा हुआ वो क्या होगा? बॉयल होने लगेगा, वह उबलने लगेगा। तो आपका कुल मिला के मैं कहूं कि द्रवों में और गैसों में उष्मा का संचरण होता है किस विधि से? संवहन विधि से। एक पॉइंट यहां पे आप याद रखिएगा, हमारा वायुमंडल जो गर्म होता है वह किस विधि से होता है? वह संवहन विधि से गर्म होता है। विकिरण की अगर मैं बात करूं तो विकिरण में जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे निर्वात हो। यह विकिरण विधि से उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो सकता है। जैसे कि आपकी सूर्य की जो किरण होती है वह बिना माध्यम के भी और माध्यम के साथ भी पृथ्वी पर क्या होती है? आ जाती है। किस विधि से आती है? तो यह विकिरण विधि से आती है। तो ये 3 प्रकार के उष्मा का संचरण होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीनेबार निम्न में से किसका अयस्क होता है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा। ठीक है, किसका आपका अयस्क होता है? तो अगर मैं बात करूं सीनेबार की तो याद रखिएगा सीनेबार अयस्क होता है पारे का। किसका होता है? मरकरी का होता है। और अगर मैं मरकरी की और बात करूं तो एक और अयस्क याद रखिएगा, कैलोमल। क्या याद रखिएगा? कैलोमल। कैलोमल और सीनेबार ये दोनों जो अयस्क हैं ये किसके अयस्क होते हैं? ये पारे के अयस्क होते हैं। किसके अयस्क होते हैं? पारे के। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है बॉक्साइड। क्या नाम होता है? बॉक्साइड। दूसरे अयस्क की मैं बात करूं तो एक अयस्क होता है कोरंडम। ठीक है, क्या होता है? कोरंडम। कोरंडम भी अयस्क किसका होता है? एल्युमिनियम का। अगर मैं लोहे की बात करूं तो लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है उसे कहा जाता है हेमेटाइड। ठीक है, हेमेटाइड कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटाइड। ठीक है, मैग्नेटाइड। तो हेमेटाइड, मैग्नेटाइड ये जितने भी अयस्क हैं ये किसके हैं? ये लोहे के पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिल्वर का तो सिल्वर का एक अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जिसका नाम होता है अर्जेंटाइट। ठीक है, क्या नाम होता है? अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट जो है ये अयस्क किसका होता है? सिल्वर का। ठीक है, अगर मैं तांबे की बात करूं तो तांबे का एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है क्यूप्राइट। क्या नाम होता है? क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है? तांबे का। अगर मैं बात करूं एक और अयस्क जिसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो नाम है यूरेनियम का अयस्क। ठीक है, तो यूरेनियम का जो अयस्क होता है इसका नाम होता है पिंच ब्लैंड। क्या नाम होता है? पिंच ब्लैंड। पिंच ब्लैंड नामक अयस्क से यूरेनियम जो है प्राप्त किया जाता है। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। एक और अयस्क नाम याद रखते हैं, थोरियम। ठीक है, थोरियम। थोरियम जो है, थोरियम नामक जो धातु होता है यह प्राप्त किया जाता है मोनोजाइट से। किससे प्राप्त किया जाता है? यह मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतने अयस्क हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। ये सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न संग्रह जो है आज का जो है कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ नए प्रश्नों के साथ बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।